कई सारे इंग्लिश रूल्स पढ़ रखे हैं परंतु अभी भी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहा है। यदि आपके साथ भी यही समस्या है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हेलो दोस्तों, सूर्यांशी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सिर्फ एक नियम को अप्लाई करके हिंदी टू इंग्लिश लाइव ट्रांसलेशन सिखा रहा हूँ। रोज़ एक वीडियो डाल रहा हूँ जिससे प्रॉपर थॉट प्रोसेस सिखा रहा हूँ कि आखिर थॉट अनुवाद करते कैसे हैं, और हर बार एक नया टॉपिक मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ जिससे कि आपके वोकैब्स में इजाफा हो सके और आपको अलग अलग टॉपिक्स के सेंटेंसेस मिलें ताकि आपको वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस मिल पाए ट्रांसलेशन के लिए। रोज़ दोस्तों आपको सिर्फ 15 मिनट देने हैं। यदि आप कंटिन्यू ऐसा करते हैं तो मेरा वादा है दोस्तों, आप हर तरीके के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। तो आइए बिना देरी किए हम ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द डव्स एंड द रेट्स, कबूतर और चूहे। डव्स जनरली सफ़ेद कबूतर जो होते हैं, थोड़े से नॉर्मल कबूतर से थोड़े से अलग होते हैं डव्स, और शांति का प्रतीक होते हैं ये, है ना। ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते हैं, बहुत ही शांत होते हैं, इसलिए इनको शांति का प्रतीक माना जाता है। नॉर्मल पिजन जो होती है उनसे थोड़ा सा ये अलग किस्म की होती है। चलिए, पहला सेंटेंस क्या है हमारा। एक समय की बात है, कबूतरों का एक झुंड भोजन की तलाश में उड़ रहा था। आइए सबसे पहले रूल समझते हैं कि किस तरीके से हम ट्रांसलेशन करेंगे। इंग्लिश का जो भी सेंटेंस शुरू होता है उसमें सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद होता है वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद होता है यदि कोई मैनर हो, है ना, यदि कोई मैनर हो, तरीका हो, तो वो अपन रखेंगे। उसके बाद कोई प्लेस हो उसको रखेंगे, उसके बाद टाइम को रखेंगे, ठीक है। अब देखिए वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले जब सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट पता कैसे करें कि भाई सब्जेक्ट है क्या। अब देखो इसी सेंटेंस में मैं पता करके बताता हूँ कि सब्जेक्ट को पता कैसे करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है कि भाई कबूतरों का एक झुंड भोजन की तलाश में उड़ रहा था, ठीक है। तो उड़ रहा था, यहाँ से वर्ब पता चल रही है ना, उड़ रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है क्योंकि रहा शब्द आ रहा है कि कोई प्रोसेस हो रही है ना, या हो रही थी, ठीक है। अब उड़ रहा था, मैंने इससे पूछा वर्ब से कि कौन उड़ रहा था, तो पता चला कि कबूतरों का एक झुंड उड़ रहा था, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, यही सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट कौन पता करके आता है कि कौन उड़ रहा था। जब मैं कौन पूछूंगा वर्ब से तो पता चलेगा कबूतरों का झुंड, तो यही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद वर्ब जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म किस तरीके से आएगा वो पता चलता है आपको टेंस से। जैसे यहाँ पे उड़ रहा था, कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब कि यहाँ पर वर्ब के पहले वाज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, और फ्लाई वर्ब है तो फ्लाइंग हो जाएगा, है ना। चलो ये समझ आ गया। अब आती है ऑब्जेक्ट की बारी। अब सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट है नहीं, लेकिन मैं अलग से बता दूं आपको कि जैसे मैंने उसे एक आम दिया, है ना, तो मैंने उसे एक आम दिया, तो मैं दिया से पूछ रहा हूँ, मतलब वर्ब से पूछ रहा हूँ कि क्या दिया और किसे दिया, है ना। तो ऑब्जेक्ट दो तरीके के हो गए कि एक तो भाई किसे दिया, ठीक है, और एक हो गया क्या दिया, ठीक है ना। तो मैंने उसे दिया, उसे आम दिया, तो किसी शब्द से आ रहा है आंसर क्या, उसे, और क्या दिया तो आम दिया, दोनों ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पहले ये लगेगा, कौन सा, ये वाला ऑब्जेक्ट जो किसे का जवाब होता है वो पहले लगता है, और आम दिया ये बाद में लगता है, ठीक है। लेकिन आपको, है ना, ये पहले नंबर पे और ये दूसरे नंबर पे। मान लो मुझे लिखना है आम पहले लिखना है और उसे बाद में लिखना है, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन बाद में हमें लगाना पड़ेगा बीच में टू, है ना। इतना समझ में आया। दो ऑब्जेक्ट होने पे हम इस तरीके से लिखेंगे, पहले क्या और फिर टू लगा के हम लिखेंगे किसे, है ना। और जब अपन ट्रांसलेशन करेंगे तो ये जो तरीका है आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाओगे, या जिन्होंने पहले पुरानी वीडियोस देख रखी हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि हम किस तरीके से ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, मैनर। मैनर में क्या चीज़ें आती है, जैसे कोई चीज़, कोई काम मैंने किया तो केयरफुली उसको कंप्लीट किया, है ना, तो केयरफुली हो गया मैनर। या फिर मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो कैसा, फ्लुएंटली बोलता हूँ,
है ना, ये मेरा मैनर हो गया, तरीका हो गया। उसके बाद कोई जैसे डोर ओपन कर रहा हूँ तो स्लोली ओपन कर रहा हूँ उसको, है ना, कोई आंसर क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ तो उसको पोलाइटली दे रहा हूँ, ये सारे मैनर्स होते हैं, है ना। तो ये मैनर हो गए। उसके बाद प्लेस क्या हो गया, जैसे इन द गार्डन, इन द बस, है ना, ऑन द पेपर, ऑन द मेज, ऑन द टेबल, है ना, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, प्लेस हो गया। उसके बाद टाइम, जैसे इन द मॉर्निंग, एट 6 o'clock, है ना, इस तरीके से ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये टाइम हो गया। तो यही हमारा सीक्वेंस रहने वाला है SVO और NPT, ठीक है ना। अब आइए पहला सेंटेंस को अपन ट्रांसलेट करके देखते हैं। अब पहले सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, एक समय की बात है। अब ये वैसे तो क्या दे रखा है, समय दे रखा है, तो सेंटेंस में समय तो सबसे आखिरी में आता है ना। लेकिन क्या होता है कि जैसे कोई स्टोरी शुरू होती है और सेंटेंस के पहले यदि एक समय की बात है और ऐसे कॉमा करके लिख दिया जाता है, तो आप चाहें तो इसको स्टार्टिंग में ही लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो इसको मैं लिखूँगा वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है। और यदि बहुत पहले की बात है, ऐसा कुछ होता तो मैं क्या लिखता था, क्या लिखता, लॉन्ग एगो, है ना, ये लिखूँगा लॉन्ग एगो, कि बहुत समय पहले, है ना। ये दोनों तरीके हैं। आगे देखिए, ये मैंने कॉमा लगाया। कॉमा के बाद कबूतरों का एक झुंड भोजन की तलाश में उड़ रहा था। अब देखो उड़ रहा था, और इसी से मैं पूछ रहा हूँ कौन उड़ रहा था, कबूतरों का समूह। तो मैं लिखूँगा, यहाँ से अपने को सब्जेक्ट मिल गया, मैं लिखूँगा अ फ्लॉक ऑफ डव्स, है ना। कबूतर के झुंड को, समूह को क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं, FLOCK, फ्लॉक। फ्लॉक यानी कबूतरों का झुंड। इसी तरीके से अलग अलग प्रकार की नाउन के झुंड को अलग अलग प्रकार तरीके से बोला जाता है। तो कभी आपने नाउन का चैप्टर पढ़ा हो या नाउन को समझने की कोशिश की होगी, तो वहाँ पे आपने लिस्ट ज़रूर देखी होगी। अलग अलग प्रकार के जो नाउन्स होते हैं, है ना, उनके जो है, उनके जो ग्रुप होते हैं, वो अलग अलग प्रकार से उनको ट्रांसलेट या उनके ग्रुप को अलग अलग तरीके से बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे चींटियों के समूह को कुछ और बोलेंगे, ठीक है, पशुओं के झुंड को और कुछ बोलेंगे, चाबियों के झुंड को और कुछ बोलेंगे, है ना। तो यहाँ समझिए कि डव्स के झुंड को क्या बोला, अ फ्लॉक ऑफ डव्स। या फिर आपको समझ नहीं आए तो आप लिख सकते हैं अ ग्रुप ऑफ डव्स, है ना। हर चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, ग्रुप लिख सकते हैं, है ना। वैसे तो जो उसका प्रॉपर नेम है वो लिखना ठीक है ना, सही रहता है। लेकिन यदि आपको पता ही नहीं है कि उसके ग्रुप को बोलते क्या हैं, तो आप सिंपली ग्रुप लिख दीजिए, अ ग्रुप ऑफ डव्स। भोजन की तलाश में उड़ रहा था, इसको कैसे लिखेंगे, उड़ रहा था मतलब वॉज करके, है ना, वॉज क्या लिखेंगे, फ्लाइंग, वॉज फ्लाइंग, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट के लिए वॉज लगाया, और रहा, उड़ रहा था, रहा वाला फीलिंग के लिए हम क्या लगाएंगे, ING लगाएंगे वर्ब में। और देखो प्रिपोजिशन लगा हुआ है, में लगा के और कुछ चीज़ें जुड़ी हुई है, तो आप इसको प्रिपोजिशनल यूज़ इसी तरीके से कर दीजिए कि इन सर्च ऑफ फूड, ठीक। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। जल्दी ही उन्होंने एक बरगद के पेड़ के नीचे चावल के दाने देखे। कैसे लिखेंगे, जल्दी ही, इसको पहले लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सून या जल्दी ही, है ना। या फिर इसको लिख सकते हैं आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम, कि कुछ देर बाद उन्होंने क्या देखे, वो जो डव्स थी उन्होंने जो है बरगद के पेड़ के नीचे चावल के दाने देखे। तो आप सून भी लिख सकते हैं और आफ्टर सम टाइम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, अब देखिए दाने देखे, है ना, देखे, और कौन ने देखे मैं पूछूं तो आएगा उन्होंने, है ना। तो ये बस सब्जेक्ट मिल गया, कौन के जवाब में ही सब्जेक्ट मिल जाता है। तो मैं लिखूंगा दे सा, दे सा, दे सा, और मैं पूछूं कि भाई देखे तो क्या देखे, है ना, क्या से क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है, तो चावल के दाने देखे। तो दे सा, चावल के दाने क्या बोलेंगे, राइस ग्रेन्स, राइस ग्रेन्स। एक
बरगद के पेड़ के नीचे। अब किसी के नीचे मतलब ये प्रीपोजिशनल यूज़ है, तो प्रीपोजिशन के साथ जो चीज़ें लगी है वो आप प्रीपोजिशन से जोड़ दीजिए। जैसे कि ग्रेन्स उसने है ना, ही दे सा राइस ग्रेन्स अंडर, है ना, अंडर यानी नीचे, अंडर अ बेनियन ट्री, अंडर अ बेनियन ट्री। ठीक है, आगे देखिए। वे दाने चुगने लगे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि वहां एक शिकारी ने जाल बिछाया है। वे दाना चुगने लगे। अब देखो कभी भी लगे, है ना, उसने, वो रोने लगा, है ना, वो हंसने लगा, ऐसा लगे जब आता है ना आखिरी में, तो इसको बनाते हैं हम बिगिन से या स्टार्ट से। बिगिन यानी कोई चीज़ शुरू करना, है ना, बिगिन यानी शुरू करना, या फिर स्टार्ट यानी शुरू करना। तो क्या बोलूँगा, क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा दे स्टार्टेड, या तो स्टार्टेड लिखूँगा या फिर लिखूँगा दे बिगेन, है ना। बिगिन का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, बिगेन, क्योंकि जब लगे लिखा है आई ए की मात्रा मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो क्या हो गया, दे बिगेन या दे स्टार्टेड। अब देखो दाने चुगने लगे। अब देखो चुगना भी तो एक वर्ब हो गई ना, देखो लगे ये भी वर्ब हो गई, और चुगना, कोई चीज़ चुगना उसको बोलते हैं पैक, है ना, PECK होता है पैक। तो चुगना भी तो वर्ब होती है। तो जब सेकंड वर्ब आती है ना पहले के बाद में, तो उसको हम या तो ING फॉर्मेट में लिखते हैं या फिर टू लगा के इन्फिनेटिव बनाते हैं। ठीक है ना। तो ING फॉर्मेट में यदि मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा, दे स्टार्टेड पैकिंग, है ना, पैकिंग यानी चुगना, चुगने लगे। ठीक है, और दाने मतलब एट द ग्रेन्स, मतलब जो दाने थे उनको वो चुगने लगे, उन पर चुगने लगे, है ना। एट का क्या मतलब होता है, पर, तो मतलब कि वो जो दाने पड़े हुए थे उन पर वो चुगने वाली प्रोसेस करने लगे, है ना, इसलिए क्या लगा दिया यहाँ पे, एट लगा दिया। आगे देखिए, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि, इसको कैसे लिखेंगे, लेकिन, बट, है ना, क्या लिखेंगे, बट दे रियलाइज्ड, है ना, उन्हें एहसास हुआ। एक तो एहसास हुआ, और कौन को एहसास हुआ, उन्हें एहसास हुआ, है ना, ये सब्जेक्ट बना सकते हैं। बट दे रियलाइज्ड दैट, है ना। अच्छा, दे लगा भी सकते हैं, और क्योंकि वे में सेंटेंस चल रहा है ना पहले से, तो आप दे बार बार लगाने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन लगा भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। आप इसको नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि दे से ही तो सेंटेंस चल रहा है। आप सीधे सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आती है ना, वो डायरेक्ट वर्ब भी लगा सकते थे, है ना। बट जो हमारा कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद जरूरी नहीं कि हम बार बार सब्जेक्ट लगाएं, है ना। कंजंक्शन के बाद आप सीधे क्या लगा सकते हैं, वर्ब लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझने के लिए, है ना, लगा दिया है यहाँ पे दे। ठीक है, तो क्या हो गया, बट दे रियलाइज्ड दैट, है ना, की को क्या बोलेंगे, दैट अब देखिए क्या लिखा है कि वहाँ एक शिकारी ने जाल बिछाया है ना। अब देखिए यहाँ पे उसे एहसास हुआ, और वो उसने, वहाँ एक शिकारी ने जाल बिछाया है। दोनों में पहले क्या हुआ होगा, पहले जाल बिछाया होगा ना, ठीक है, वो एहसास बाद में हुआ। तो जो पहले जो चीज़ हो जाती है ना, उसको आप परफेक्ट में लिखा करें, है ना। जब दो चीज़ें पास्ट में हो तो जो पहले हो गई है उसको परफेक्ट में लिखना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा, इस वाले सेंटेंस को मैं परफेक्ट में बनाऊँगा कि वहाँ एक शिकारी ने जाल बिछाया था, मतलब बिछा चुका था, उस वाले सेंस में लिखूँगा। कैसे, है ना, इसको जाल बिछाना, ठीक है ना, जाल बिछाना मतलब जाल को सेट करना। अच्छा, और जाल बिछाया तो कौन ने बिछाया, एक शिकारी ने, है ना, एक शिकारी ने, यही तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, कौन करके हमको सब्जेक्ट मिल गया। कैसे लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा एक शिकारी मतलब अ हंटर, और बिछाया मतलब बिछा चुका है ना, या बिछा चुका था, पहले बिछा दिया था ना उसने, तो क्या लिखूंगा,
है ना। आपको लगे कि भाई बिछाया है तो हैव से भी बना सकते हैं और चाहे तो इसको हैड से भी बना सकते हैं। अब देखो लिखा भले ही यहाँ पे है ना, है लिखा हुआ है, लेकिन एक ध्यान रखो कि जब पास्ट में चल रही है ना तो पूरा फ्लो जो होता है वो पास्ट में होता है ना। ये समझने के लिए है लिख दिया है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, देखो लेकिन उसे एहसास हुआ कि वहाँ एक शिकारी ने जाल बिछाया था, है ना, क्योंकि चीज़ें हो चुकी है पहले, इसलिए इसको था में बोलेंगे तो ज़्यादा ठीक है। तो हंटर हैड सेट मतलब बिछा चुका था क्या, हैड सेट अ नेट, एक जाल, ठीक है। और आखिर में क्या लिखा है, वहाँ को लिख सकते हैं आप देयर, ठीक। चलिए आगे देखिए, सभी कबूतर जाल में फंस गए। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखो कि सभी कबूतर जाल में फंस गए, तो क्या कबूतर ने कोई काम किया क्या, फंसाने का काम कोई कबूतर ने किया क्या, नहीं, फंसाने का काम तो शिकारी ने किया, है ना, लेकिन शिकारी तो यहाँ है ही नहीं, मतलब जिसने एक्चुअल में कोई काम किया है वो तो यहाँ पे है नहीं, है ना। सारे कबूतर जो हैं ये तो केवल फंस गए हैं, मतलब ये तो हमारे ऑब्जेक्ट हैं बेचारे, है ना, ये तो फंस गए हैं। मतलब यहाँ पे ये जो सेंटेंस बनेगा ये किस में बनेगा, ये पैसिव वॉइस में बनाना चाहिए इसको, क्योंकि पैसिव वॉइस में ही हम ऐसा सब्जेक्ट चुनते हैं जो कि जिस पर काम होता है वो सब्जेक्ट हम चुनते हैं। मतलब कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को तो सब्जेक्ट बनाते हैं, है ना। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सबने पढ़ रखा होगा, है ना। मतलब अब ऐसा सब्जेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे जिस पर काम हुआ है ना। अब देखो सभी कबूतर जाल में फंस गए, तो फंसना वर्ब है, और कौन फंस गए, सभी कबूतर, ठीक है। लेकिन कबूतर पे काम हुआ है, इसलिए आप क्या लिखेंगे, देखो ऑल द डव्स, क्या लिखेंगे, ऑल द डव्स, है ना। सब्जेक्ट तो आपने लिख दिया, लेकिन अब क्या करेंगे आप, पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे बी वर्ब, है ना। तो इज आर एम वॉज वर ये बी वर्ब होती है, और भी बी बीन बींग ये सारे बी वर्ब्स होते हैं। तो आप क्या लिखोगे, ऑल दी डव्स में वॉज लिखोगे कि वर लिखोगे, है ना। सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट में वॉज वर आएगा, तो क्या लिखोगे, वॉज या वर, तो वर आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑल द डव्स हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आएगा वर। और ये जो बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद आप क्या करोगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे कि ऑल द डव्स वर ट्रैप्ड। आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे ट्रैप्ड, फंसने को बोलते हैं ट्रैप, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आप लगाओगे, ठीक है ना। तो ये पैसिव वॉइस बन जाता है, ठीक है ना। दो चीज़ों का ध्यान रखना है, बस बी लगाना है, बी वर्ब, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो देखो क्या हो गया, ऑल द बर्ड्स वर ट्रैप्ड, मतलब सारी जो कबूतर हैं वो फंस गई थी, है ना, जाल में। जाल में को क्या लिखेंगे, इन द नेट, इन द नेट, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, कबूतरों के राजा ने कहा एकता में शक्ति होती है। द किंग ऑफ डव्स सैड, है ना, ऐसा कैसे लिखेंगे, ठीक है। कबूतरों के राजा ने कहा, द किंग ऑफ डव्स सैड, एकता में शक्ति होती है, मतलब इसको लिखेंगे यूनिटी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ठीक है। और वापस से इन्वर्टेड कोमा बंद, ठीक है। आगे देखिए, आओ हम सब मिलकर जाल को पकड़कर उड़ चलें। अब देखो कभी भी ऐसा होता नहीं कि आओ चलो ऐसा करते हैं, आओ चलो मिलकर ये करते हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, लेट्स से बनाएंगे, ऐसे सेंटेंस लेट्स से बनते हैं कि लेट अस डू समथिंग, है ना, लेट्स गो, है ना, इस तरीके से। मतलब लेट्स लिखने के बाद आप वर्ब लिखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखोगे, लेट्स फ्लाई, ठीक है। आओ हम सब मिलकर जाल को पकड़कर उड़ चलें, है ना। तो उड़ने, यहाँ पे उड़ना क्या हो गया, क्रिया हो गई। और आओ को क्या लिखेंगे, लेट्स, है ना, कि आओ मिलकर ऐसा करते हैं कि, तो लेट्स डू समथिंग। अब देखो जाल को पकड़कर उड़ चलें या पकड़कर ले चलें, तो ले चलें होता तो आप क्या कर देते, लेट्स कैरी, है ना, लेट्स कैरी द नेट, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, पकड़कर उड़ चलें, तो आप लिख दोगे लेट्स फ्लाई,
क्या लिखोगे? लेट्स या फिर लेटस, है ना, या तो लेट्स लिखेंगे या लेट अस, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, लेट्स, है ना, ठीक है। लेट्स फ्लाई, चलो उड़ चलें। और वो किससे बोल रहा है लेट्स फ्लाई? है ना, सब्जेक्ट से, कि हम सब मिलकर, है ना। तो कैसे लिखेंगे? लेट्स फ्लाई ऑल टुगेदर, है ना, कि चलो सब साथ में उड़कर चलें। अब देखो एक और क्या लिखा, जाल को पकड़कर। अब देखो उड़ना भी क्रिया हो गई और दूसरी क्रिया क्या आ गई यहाँ पे, जाल को पकड़ना, है ना। पकड़ना मतलब होल्डिंग, तो या होल्ड करना। तो जब सेकंड वर्ब आती है तो आईएनजी फॉर्मेट में हम लगाते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? लेट अस फ्लाई ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर होल्डिंग द नेट, होल्डिंग द नेट, है ना। या फिर आपको होल्डिंग नहीं लिखना है तो आप लिखो टू होल्ड, टू होल्ड द नेट, है ना। दोनों तरीके सही हैं। ये तरीका जो है इन्फिनेटिव कहलाता है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है ना। लेकिन दोनों काम एक ही लिए आते हैं, एक ही काम के लिए आते हैं। जैसे जाल को पकड़कर, है ना, ऐसा कर कर, वैसा कर कर, है ना। तो इस तरीके के सेंस में मतलब जो सेकंड वर्ब आती है ना उसमें आप क्या करोगे, या तो टू होल्ड लिखोगे या होल्डिंग लिखोगे, है ना। ठीक है, अब आगे देखिए, पक्षी जाल को साथ लेकर उड़ गए। अब देखो क्या लिखा है, उड़ गए। और कौन उड़ गए? पक्षी उड़ गए। कैसे लिखूंगा? द बर्ड्स, द बर्ड्स फ्लू, है ना, क्योंकि आई ए की मात्रा है आखिरी में, पास्ट इंडेफिनिट है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा द बर्ड्स फ्लू, फ्लू अवे, है ना, उड़ गए, ठीक है। केवल उड़े होता तो फ्लू लगाते, फ्लाई का फ्लू, लेकिन उड़ गए, है ना, उड़ गए मतलब उड़ के दूर चले गए, तो वहाँ आता है फ्लाई अवे, है ना। इस तरीके से बोलते हैं फ्लाई अवे। और फ्लाई अवे का पास्ट क्या होता है, मतलब सेकंड फॉर्म क्या होता है? फ्लू अवे। और अब देखो जाल को साथ लेकर, अब देखो साथ लेकर को भी तो क्या बोलते हैं? कैरी बोलते हैं ना। तो सेकंड वर्ब आई, तो मतलब क्या लिखेंगे? द बर्ड्स फ्लू अवे, फिर लिखेंगे कैरिंग, द किंग
ऑफ डव्स, द किंग ऑफ डव्स सैड, कहा कि दैट, क्या कहा, हमें उसके दोस्त चूहों के राजा के पास जाना चाहिए। अच्छा देखो, जाना चाहिए, ठीक है, और कौन को, हमें जाना चाहिए, तो कैसे लिखेंगे, वी शुड, वी शुड, वी शुड गो, हमें जाना चाहिए, वी शुड गो, वी शुड गो, कहाँ पे, टू हिज फ्रेंड, है ना। जब डेस्टिनेशन आता है तो हम क्या लगाते हैं, पहले टू लगाते हैं कि भाई वो कहाँ जाने की बात कर रहा है, टू हिज फ्रेंड मतलब उसके दोस्त के पास, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे टू लगा दिया, ठीक है। और जो फ्रेंड था वो कौन था, वो था द किंग ऑफ, द किंग ऑफ रैट्स, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखिए, वह हमें आज़ाद कर देगा, वह हमें आज़ाद कर देगा, तो आज़ाद कर देना, है ना, और कौन कर देगा, तो वह कर देगा, कौन करके सब्जेक्ट मिल जाता है, तो क्या लिखेंगे, ही, और आज़ाद कर देना, ही विल, है ना, गागी गे आ रहा है ना, मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा टेंस है, ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट, है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, गागी गे आता है आखिर में, तो क्या होगा, ही विल फ्री, आज़ाद कर देने को क्या बोलते हैं, फ्री, ही विल फ्री मतलब वो आज़ाद कर देगा, और हमें मतलब अस, है ना, किसे मतलब हमें, तो क्या आएगा, अस। देखो इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। अब देखो कोई बोलेगा कि सर वह हमें आज़ाद कर देगा, तो कर देगा मतलब कर देने को सर बोलते हैं हम, पता है कि कोई चीज़ कर देना मतलब सेट कर देना, है ना, है ना, कोई चीज़ कर देना मतलब सर उसको बोलते हैं सेट, है ना। तो इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते थे सर कि आज़ाद कर देना को हम कर देंगे को बोल देंगे कि सेट, इस तरीके से कैसे बनेंगे, और कौन कर देगा, तो वह कर देगा, तो हम ऐसे भी तो बना सकते हैं सर कि इसको लिखेंगे अपन ही, ठीक है, ही विल सेट, ही विल सेट, ठीक है ना। यदि हमने वर्ब को सेट माना या कर देगा को वर्ब मान रहे हैं तो हम तो ऐसा लिखेंगे ना, ही विल सेट। अब देखिए, अब ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक तो किसे बोलने पर मिलते हैं और क्या बोलने पर। तो पहले क्या लिखते हैं, किसे, तो किसे कर देगा आज़ाद, तो हमें, तो ही विल सेट, ही विल सेट लिखेंगे अस, है ना। और क्या कर देगा, क्या को हम बाद में लिखते हैं, तो आज़ाद कर देगा मतलब फ्री। तो हो गए ना, दो तरीके हो गए, एक तो हो गया ही विल फ्री अस, ही विल फ्री अस, और दूसरा ही विल सेट अस फ्री, है ना। दोनों तरीके बिल्कुल सही है, दोनों तरीके से ट्रांसलेशन किया जा सकता है ना, क्योंकि आज़ाद कर देना को भी वर्ब मान सकते हैं और कर देना को भी अपन वर्ब मान सकते हैं। तो आपको आज़ाद फिर ऐसे बाद में फ्री लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया है, जो पैटर्न बताया है, आप उसको केवल फॉलो करते चलें, ठीक है। अगला देखिए, कबूतर चूहों के बिल के पास उतर गए। अब देखो कोई पक्षी उड़ रहा है और वो जब आकर के नीचे बैठेगा ना तो उसको लैंड करना बोलते हैं, है ना। उतर गए मतलब जैसे एरोप्लेन ऐसे चल रहा है और वापस से जहाँ पे लैंड करेगा ना, वैसे पक्षी के बारे में भी यही लिखते हैं कि जब वो आकर के नहीं कहीं बैठता है, उतरता है मतलब ज़मीन पे, तो उसको लैंड करना बोलते हैं। तो क्या हुआ, कबूतर चूहों के बिल के पास उतर गए। तो उतरना अपने को पता है भाई लैंड करना होता है, और कौन उतर गए, तो कबूतर उतर गए, ठीक है ना। कैसे लिखूंगा, द डव्स, द डव्स, है ना, बहुत सारे कबूतर हैं वो, है ना, लिखा भले कबूतर हैं, लेकिन वो सेंटेंस से पता चल रहा है कि कई सारे कबूतर हैं और वो चूहों के बिल के पास उतर गए। अब एक होता तो क्या होता, कबूतर चूहों के बिल के पास उतर गया, ऐसा होता ना। तो गए लिखा है मतलब कई सारे कबूतर हैं, तो द डव्स लैंडेड ना, लैंड करना मतलब उतरना, तो लैंडेड बोलेंगे, ठीक है ना, लैंडेड, है ना। या आप चाहे पहुंच गए ऐसा कुछ लिखना हो तो लैंडेड की जगह आप रिच्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, चूहों के बिल के पास, किसी चीज़ के पास मतलब ये प्रीपोजिशन हो गया ना। अब प्रीपोजिशन हो गया तो प्रीपोजिशन के साथ जो लगा है वो हम लिख देंगे, द डव्स लैंडेड, फिर क्या लिखेंगे, नियर द होल्स ऑफ
रैट्स, ठीक। या फिर आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं रैट्स होल्स, ठीक है। यहाँ पे वो बताया मैंने क्या, पोजीशन बताया, रेट्स का पोजीशन होल पे, कि होल किसके होल्स की बात हो रही है, रेट्स के। अब जब ऐसा रेट लिखते हैं ना, ऑलरेडी प्लूरल है और एस का साउंड भी आ रहा है, तो आप केवल काकी के बोलने के लिए या पोजीशन बताने के लिए केवल अपोस्ट्रोफे लगाते हैं। यहाँ पे वापस से एस नहीं लिखना है ना, क्योंकि ऑलरेडी एस साउंड आ गया है। तो चूहों के होल्स को आप ऐसे लिखेंगे रेट्स होल्स, ठीक है ना। या तो होल्स ऑफ रेट्स लिखें या रेट्स होल्स लिखें, ठीक है ना। नीचे आगे देखिए, चूहों का राजा उन्हें देखकर हैरान रह गया। अब देखो वापस चूहों का राजा उन्हें देखकर हैरान रह गया, तो भाई चूहों के राजा की स्थिति पता चल रही है कि वो कैसे हो गए, भाई हैरान हो गए, है ना। काम उन्होंने अगेन कुछ नहीं किया। तो अगेन अपन किस तरीके से बनाएंगे इसको, जो मैंने आपको पैसिव वाला फॉर्मूला बताया या फिर एडजेक्टिव का यूज़ करना, उस तरीके से आप बताएंगे। चूहों का राजा मतलब क्या लिखेंगे, द किंग ऑफ रैट्स, चूहों का राजा। वॉज वर्ड में से क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, वॉज शॉक्ड, है ना, शॉक्ड यानी हैरान रह गया, है ना, उन्हें देखकर, टू सी देम, टू सी दैम, है ना। या टू सी का बोला था ना कि देखकर या ऐसा कुछ हो तो आप टू सी लगाएं, या सीइंग देम, है ना, या ING फॉर्मेट लगाएं, एक ही बात है। अब देखना, ये हमेशा टू सी को सीइंग नहीं बोल सकते, है ना। आप इसको नियम मत समझ लेना कि भाई टू सी को आप हमेशा देख के सीइंग करो। कभी भी ऐसी जब फीलिंग आए ना कि देखो चूहों का राजा उन्हें देखकर हैरान रह गया, मतलब उन्हें देखने के बाद, है ना, मतलब आफ्टर वाली फीलिंग आ रही ना, कि आफ्टर या वाइल, व्हेन, बाय, ऑन, ऐसी जब फीलिंग आए ना, है ना, कोई चीज़ करके, तो उस समय फिर आप क्या लिख सकते हैं, सीइंग लिख सकते हैं, है ना। मतलब क्या हो जाएगा, आफ्टर सीइंग, है ना, उन्हें देखकर, देखने के बाद, है ना, उस तरीके से। इसलिए यहाँ पे ING हम लगा सकते हैं, है ना। पर ज़्यादातर केसेस में जब ऐसे शब्द आए, है ना, जैसे कि देखकर, देखते हुए, देख रहा है, ऐसा कुछ आए, तो हम हमेशा क्या लगाते हैं, सीइंग लगाते हैं, ठीक है ना, है ना। मतलब इस तरीके से याद रखें कि भाई कहीं ऐसा लिखा हो देखना या फिर देखने के लिए, है ना, इनमें आप क्या लगा दोगे, टू सी, है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। और यदि देखकर, है ना, देखते हुए, ठीक है, और क्या है, देख रहा, है ना, ऐसा कुछ आए तो क्या लगा दोगे, सीइंग लगा दोगे, है ना। चलो चलिए आगे देखिए। जब कबूतरों के राजा ने पूरी घटना बताई तो चूहों के राजा ने अपने साथियों के साथ मिलकर जाल को काट दिया। जब चूहों के राजा ने पूरी घटना बताई, है ना, बताई, ठीक है, और कौन ने, चूहों के राजा ने, कैसे लिखेंगे, व्हेन चूहों के राजा, मतलब व्हेन द डव्स किंग, व्हेन द डव्स किंग, है ना, पूरी घटना बताई, इसको आप लिख सकते हैं एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, आप अगले खा लेना एवरीथिंग, देन, अच्छा कॉमा, यदि कॉमा लगा देते हैं तो फिर देन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है ना। तो आप इसको तो को कॉमा ही समझें कि कॉमा लगा दिया तो को आपको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे लिखो, देखो चूहों के राजा ने अपने साथियों के साथ मिलकर जाल को काट दिया, है ना, तो काट दिया, और कौन ने, चूहों के राजा ने, है ना, चूहों के राजा ने। अच्छा, इसको जैसे चूहों के राजा, इसको जनरली आप क्या लिख सकते हैं, किंग डव और किंग रेट, या फिर रेड किंग या फिर डव किंग, ऐसे लिख सकते हैं। डव किंग डायरेक्ट ऐसा भी चलता है, ऐसा भी लिखते हैं, डव किंग, है ना। जैसे लायन किंग, है ना, लायन किंग, है ना, कहानियों में डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, लायन किंग, रेड किंग, है ना, रेड किंग, चूहों के राजा, ठीक है ना, इस तरीके से,
है ना, बिना अपोस्ट्रोफ वगैरह को इस्तेमाल किया, आप डायरेक्ट इस तरीके से भी बोल सकते हैं। आगे देखो, चूहों के राजा ने अपने साथियों के साथ, मतलब कैसे लिखेंगे, मैं लिखूँगा द रेड किंग, है ना, चूहों के राजा ने और अपने साथियों के साथ, मतलब विथ हिज फ्रेंड्स जाल को काट दिया मतलब कट, सेकंड फॉर्म क्या होगा, कट का कट ही होगा ना। ठीक है ना, ये लिख सकते हैं कि ऑल द डव्स बिकेम फ्री, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि आज़ाद हो गए को एक साथ वर्ब ना मान के, यदि हम वर्ब किसको माने, हो गए को, तो यही तो होगा फिर। ऑल द बर्ड्स क्या लिखेंगे, ऑल द डव्स हो गए, हो जाना मतलब बिकम, तो हो गए मतलब बिकेम, और क्या हो गए, क्या पूछने पर ऑब्जेक्ट मिलता है, आज़ाद, मतलब लिखेंगे फ्री, है ना। तो दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, ऑल द डव्स वर फ्री या फिर ऑल द डव्स बिकेम फ्री, है ना। हो जाने को हम क्या बोलेंगे, बिकम बोलते हैं, ठीक है ना। आगे देखो, वे खुशी से झूम उठे और चूहों का धन्यवाद दिया। वे खुशी से झूम उठे, कैसे लिखेंगे, दे वर वेरी हैप्पी, और चूहों का धन्यवाद दिया, एंड थैंक्ड रैट्स, ठीक है, दे वर वेरी हैप्पी एंड थैंक्ड रैट्स, ठीक है ना। चलो, है ना, इंग्लिश में होता है कि भाव प्रकट होने चाहिए कि वे खुशी से झूम उठे, है ना। अब जरूरी नहीं कि भाई झूमने को क्या बोलते हैं, उठने को क्या बोलते हैं, वो सारी चीज़ें पता हो, है ना। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दे वर वेरी हैप्पी, वे बहुत ही खुश थे, आपको भाव व्यक्त करते आना चाहिए, है ना। तो आपने क्या लिख दिया, दे वर वेरी हैप्पी एंड थैंक्ड रैट्स। दोस्तों, इसी तरीके से यदि आपने डेली एक वीडियो भी यदि देखा और इस तरीके से प्रैक्टिस की, तो आप बिना रुके, है ना, अनुवाद कर पाएंगे और इंग्लिश आपको बहुत ही आसान लगने लगेगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार से चैनल के साथ बने रहें और आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।